नमस्ते। यहाँ पर अभी लैंड प्रिपरेशन, जो गन्ना लगाने से पहले लैंड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है यहाँ पर कि जो शुगर केन में लैंड प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये उत्पादन के ऊपर इम्पैक्ट करती है। क्योंकि शुगर केन ये C4, इसको प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में देखा जाए तो शुगर केन ये C4 प्लांट में आता है, यानी कि इसको ज़्यादा सनशाइन, ज़्यादा हवा और इसको जो मेंटेन संख्या जो मेंटेन करते हैं हम लोग, जो नंबर मेंटेन करते हैं, वो जो नंबर जो होता है वो 1 एकड़ में 40,000 ही गन्ना पैदा हो सकते हैं। बाय साइंटिफिकली हम लोग जब देखा जाए तो 1 एकड़ का जो स्क्वायर फीट है वो होता है 40,000, यानी कि 1 स्क्वायर फीट में एक ही गन्ना पैदा हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को फार्मर के दिमाग में क्या है कि ज़्यादा लगाने से ज़्यादा उत्पादन, तो ऐसा नहीं है। 1 स्क्वायर फीट में एक ही गन्ना पैदा हो सकता है, इसीलिए जो नंबर है, नंबर मेंटेन करना शुगर केन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फील्ड प्रिपरेशन करते वक्त उसमें रो टू रो डिस्टेंस जो है, सीड टू सीडलिंग डिस्टेंस जो है, वो काफ़ी इसमें उत्पादन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पीछे अब यहाँ पर 4.5 फीट का हम लोगों ने डिस्टेंस रखा है, और जो लगाने का तरीका, यहाँ पर जो ड्रिपर है, हम लोग यहाँ पर 1.5 फीट पे 1.5 फीट पे हम लोग सीडलिंग जो है, हम लोग जहाँ पर अभी सुपर के नर्सरी बनाया, या उसके अंदर जो सुपर के नर्सरी का जो सीडलिंग बन जाएगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, 1.5 फीट का डिस्टेंस रख के यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले लैंड प्रिपरेशन करते हैं। लैंड प्रिपरेशन में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 4.5 फीट का हम लोगों ने डिस्टेंस रखा है रीज एंड फरो में, और सीडलिंग जो है, सीडलिंग में हम लोग 1.5 फीट का डिस्टेंस रखेंगे। तो यहाँ पर 1 एकड़ में कम से कम 6,500 यानी 6,500 का ही सीडलिंग हमें यहाँ पर लगेगा। तो यानी कि 1 एकड़ के लिए 500 से 600 केजी का ही सीडलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड में फार्मर क्या करता है, फार्मर कम से कम 2.5 मीट्रिक टन से लेकर 3 मीट्रिक टन का सीडलिंग यूज़ करता है। उसे संख्या तो, जो नंबर चाहिए वो नंबर तो मेंटेन नहीं होता है, और जो गन्ना पैदा होना चाहिए 1 एकड़ में 40,000 वो नहीं होता है। ज़्यादा वहाँ पर टिलर निकलते हैं, और 4 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद जो भी टिलर निकल रहे हैं वहाँ से, वो टिलर मर जाते हैं, और लास्ट में जाकर 40,000 जो संख्या है, जो नंबर मैंने बताया इनिशियली, जो 40,000 मिलेबल केन जो बनने चाहिए वो बन नहीं जाते। और जो भी बाकी जो ज़्यादा सीड लगाने से क्या होता है कि नंबर ज़्यादा टिलर तो निकलते हैं यहाँ पर, लेकिन वो टिलर जो है वो सस्टेन नहीं होते, क्योंकि और उसका पोषण भी अच्छा नहीं होता है, और वो 3 मंथ 4 मंथ के बाद, वो 4-5 मंथ के बाद वो मर जाते हैं। और ऐसे नहीं मरते, जो भी बेसल फर्टिलाइजर इसमें दिया है उसको खा के मर जाते हैं, और जो बचे हुए हैं बाद में उसका भी पोषण अच्छा नहीं होता, इसलिए शुगर केन का जो उत्पादन है वो कम आता है। इसलिए लैंड प्रिपरेशन जो एक तकनीक है बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर केन में। इसीलिए शुगर केन में 4 फीट से लेकर 5 फीट, 4 से लेकर 5 फीट का डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, और सीडलिंग का जो डिस्टेंस है या सेट का जो डिस्टेंस है कम से 1.5 फीट से लेकर 2 फीट होना चाहिए। तो आइडियली हम लोगों ने यहाँ पर 1.5 फीट रखा है, और बीच वाला जो डिस्टेंस है वो 4.5 फीट रखा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब क्रॉप बढ़ेगा तो उसका पोषण अच्छा होगा, उसको बीच में हवा मिलेगी, सनशाइन मिलेगा, और ये C4 होने के कारण ये कार्बन को ज़्यादा फिक्स करता है, और ज़्यादा इसको सनशाइन चाहिए, तो इसे डिस्टेंस रखने से ज़्यादा सनशाइन मिलेगा। इसके कारण जो शुगर केन है उसका पोषण जो है वो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मेन जो है लैंड प्रिपरेशन और बेसल फर्टिलाइजर। तो बेसल फर्टिलाइजर में भी इंडिया में कम से कम 4 सीजन होते हैं। एक होता है अड़साली, जो मेजर जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और सब ट्रॉपिकल में उत्तर प्रदेश, सब ट्रॉपिकल रीजन में
यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये स्टेट आते हैं। तो यहाँ पर जो है जो मेजर सीजन होता है वो होता है सीजनल, यानी कि फरवरी मार्च में उसका ट्रांसप्लांटिंग होता है। तो अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से फर्टिलाइजर का डोज जो है वो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो मात्रा है वो भी डोज भी वेरी होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं ये शुरू का है, जनवरी में हम लोग यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है, बेसल हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, तो उसकी जो मात्रा है ये हम लोगों ने 100 kg नाइट्रोजन, पूरे क्रॉप की जो नाइट्रोजन का जरूरत होता है वो पूरा 100 kg, देन 60 फास्फोरस और पोटास की मात्रा हम लोगों ने यहाँ पर पहले बेसल में दिया है। शुगर केन के 1 एकड़ के लिए हम लोगों ने पूरा बेसल डोज में जो हमको फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैन्योर दोनों का कम्बिनेशन मिक्स करके यूज करना है। इसमें 10-26-26 और यूरिया ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, और एक पॉलीसल्फेट 25-25 kg का 2 बैग है, जिसमें अपना मैग्नीशियम और सल्फेट, 2 कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट है। उसके साथ जिंक है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ दूसरा ऑर्गेनिक मैन्योर में एक बायो कल्चर अपना कोपियो, ये 3 kg पर एकड़ के हिसाब से ये यूज करना है। और उसके साथ ये नीम केक है जो ऑर्गेनिक मैन्योर में है, और एक उसके साथ सीट है जो बेसल डोज में सेफिलाइजर डालते हैं, जिससे जो शुगर केन लगाते हैं जो भी फंगस का अटैक नहीं हो, फंगस को सेव करने के लिए सेफिलाइजर यूज करते हैं ड्रेंचिंग के थ्रू। और सबसे बेसिक है जेबा यूज करते हैं। जेबा जो मॉइस्चर रिटेनर का काम करता है, मॉइस्चर रिटेनर के साथ साथ ये भी जो भी हम न्यूट्रिएंट्स डालेंगे इसको भी ये रिटेन करके रखेगा। तो इन फ्यूचर में कभी भी जब जैसे जैसे रूट डेवलपमेंट होगा, जैसे प्लांट्स को ज़रूरत होगा, उस हिसाब से न्यूट्रिशन का ये रिलीज करेगा। तो कभी भी फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिशन का अपटेक बहुत ज़्यादा नहीं होगा, स्लोली होता रहेगा, और लॉन्ग टाइम तक ये न्यूट्रिशन अपटेक होता रहेगा। तो कभी भी प्लांट्स को स्ट्रेस नहीं होगा किसी भी न्यूट्रिशन का, और डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। वैसे भी शुगर केन में इनिशियली चूँकि ऑलरेडी हम नर्सरी का प्लांट्स यूज कर रहे हैं, तो रूट डेवलपमेंट है ही है। जैसे ही सेटअप हो जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हम इसमें यूज करने वाले हैं ये अपटेक इसका स्लोली होता रहेगा। और जीवा जो है मॉइस्चर के साथ साथ अपना जो सारे न्यूट्रिएंट्स और इसका यूटिलाइजेशन बेस्ट तरीके से, और सीपेज और लीकेज के थ्रू जो वेस्ट होने वाला था वो भी रुक जाता है, जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारे प्लांट्स को होता रहता है। शुगर केन के आज हम सीड के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्चुअल में शुगर केन को सीड तो नहीं कहा जाता, इसका जो हम सेट यूज करते हैं, सीड मीन्स होता है जो मैच्योर ओब्यूल्स होते हैं उसको सीड कहा जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप है शुगर केन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्रॉप में हमेशा एक देखा जाता है जितना ही सॉफ्ट पार्ट होगा उसका ग्रोथ और उसका जर्मिनेशन उतना ही फास्ट, सक्सेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। इसीलिए शुगर केन में हम लोग मोस्टली फार्मर्स क्या करते हैं 12 से 14 महीने का सीड यूज करते हैं। हम उसको बोलते हैं नहीं, आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप शुगर केन में सीड सिलेक्शन सही ढंग से नहीं करते हो तो ये आपका 2 से 3 साल का क्रॉप है, और एक बार आपका ये मिस्टेक होने से पूरे 3 साल तक आपको इसको भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीड में इसमें इंपॉर्टेंस होता है कि आपका क्रॉप एज कितना होना चाहिए। इसमें क्रॉप एज 6 to 8 मंथ तक का हम जो रिकमेंड करते हैं फार्मर्स को, जो हमने यहाँ अपने फार्म पे अभी तक ट्राई करके देखा, 6 to 8 मंथ तक का अगर सीड होता है तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज भी फास्ट होता है और अर्ली जर्मिनेशन होता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें सुक्रोज कंटेंट होता नहीं, बना नहीं होता है शुगर। कोई हम लोगों ने सीड साइंस में पढ़ा है कभी भी जर्मिनेशन के लिए फ्रक्टोज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 6 to 8 मंथ तक का जो क्रॉप होता है उसमें फ्रक्टोज कंटेंट ही होता है। तो जैसे ही हम उसको कट करके प्लांटिंग के लिए लेके जाते हैं तो फ्रक्टोज तुरंत उसमें इनिशिएट हो जाता है और जर्मिनेशन अर्ली होता है। तो जर्मिनेशन भी फास्ट होगा और अर्ली होगा। अब इसमें सीड सिलेक्शन जो हमने क्रॉप 6 to 8 मंथ लेने के बाद भी हम जब यहाँ पर सीड कटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी हम सीड का सिलेक्शन करते हैं। इसमें हम सीड्स को साथ में लेते हैं और इसको दोनों तरफ उस टाइम में भी देखते हैं कि हमारा अगर इधर और इस तरफ दोनों तरफ अगर इसमें कोई भी डिजीज या पेस्ट का अटैक है तो हम उसको निकाल देंगे। अगर जो अच्छा आँख वाला है वही हम सेलेक्ट करते हैं। और 6 to अब इसमें जो कटिंग करते हैं, कटिंग के टाइम में क्योंकि हमको डायरेक्ट अगर सीड फील्ड में प्लांटिंग करना है तो कटिंग के टाइम में ध्यान रखा जाता है जो ये आँख है, ये आँख के ऊपर से 2 इंच के आसपास कट करते हैं। तो ये आँख इसका बहुत इंपॉर्टेंस है।
तो ये जो अभी देखिए आप, ये 6 महीने की क्रॉप है, इसका आँख आप देखिए कितना स्वाउटेड है। अगर इसको हम जब ट्रीट करके फील्ड में लेके जाएंगे तो विद इन 4 डेज में स्टार्ट हो जाएगा जर्मिनेशन। अगर यही 12 से 14 महीने का हम सीड लेते हैं तो उसका जर्मिनेशन आपका 25 दिन के बाद स्टार्ट होता है और ये विद इन वीक में हो जाता है। तो आपका 20 दिन का मार्जिन हो गया। 20 दिन अगर विद इन वीक में स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब दूसरे तीसरे दिन रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो प्लूमुल्स बाहर आता है। पहले रूट इनिशिएशन होता है तब प्लूमुल्स निकलता है। तो रूट इनिशिएशन इसका मतलब 4 दिन में बाहर आता है, तो रूट इनिशिएशन दूसरे दिन से स्टार्ट हो गया। जब दूसरे दिन से रूट इनिशिएशन स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब जो भी आपने न्यूट्रिशन डाला है फील्ड में बेसल डोज में, उसका अपटेक तुरंत हो गया, वहाँ वीड्स कंपटीशन भी कम हो गया, तो ऑटोमेटिक है प्लांट ग्रोथ जो होगा वो बहुत फास्ट होगा और हेल्दी होगा। तो इसलिए सीड सिलेक्शन और सीड का जो इम्पॉर्टेंस है बहुत ही शुगर केन के लिए खास करके, क्योंकि आपका एक बार प्लांटिंग करके आप कम से कम 2 रेटून लेंगे तो 3 साल का आपका क्रॉप होता है। तो 3 साल के लिए अगर यहाँ पे कुछ भी करना, इसलिए हम कहते हैं कि जब शुगर केन का प्लांटिंग करना हो तो सीड सिलेक्शन, सीड के पास में जो मेन इम्पॉर्टेंट आदमी है उसको वहाँ पे होना ही चाहिए, उसको सिलेक्ट करना ही चाहिए, देखना है, क्योंकि ये अगर गलती हो गई तो 3 साल के आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए। तो सीड सिलेक्शन ये हमारा हो गया कि 6 से 8 महीने का क्रॉप हम लेंगे, जो हेल्दी आई बर्ड्स होगा, कोई डैमेज नहीं होगा, कोई इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक नहीं होगा, वो सीड हम सिलेक्ट करके इस तरह से जो हम फंगीसाइड यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हमारा प्रोडक्ट है, इसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों हैं साथ साथ में। इसको हम पर लीटर 2 ml सीड ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो अभी जब सीड सिलेक्शन हमें करते हैं और सिंगल आई बर्ड्स, अभी जैसा आपने बताया कि शुगर केन हमारा 1 साल प्लांटिंग करके हमको 3 साल तक क्रॉप लेना है, तो इसमें सीड का इंपॉर्टेंस बताया। अब सीड का इंपॉर्टेंस के साथ साथ इस सीड को ट्रीट कैसे करना चाहिए, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट ही बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम शुगर केन लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, शुगर कंटेंट होता ही है, तो इसमें ये होता है कि फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमने बर्ड्स को कट किया हुआ है, सेट्स को। तो इसमें क्योंकि मॉइस्चर भी है, अभी फील्ड में जाएगा तो सॉइल भी लगेगा, मॉइस्चर भी होगा, तो फंगस होने के चांसेस ज़्यादा और दूसरे इंसेक्ट के। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड, 2 फंगीसाइड हैं और 1 इंसेक्टिसाइड है। तो ये ऐसा फर्स्ट ऐसा सीड ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है जो कि आपको इंसेक्ट और फंगस दोनों से कंट्रोल देता है। जो भी आपका सॉइल बार्न फंगस होंगे, डिजीज होंगे, उसको भी कंट्रोल करेगा, और इनिशियल स्टेज में जो इंसेक्ट सेट्स को डैमेज करेंगे उसको भी कंट्रोल करेगा। तो इसको 1 एकड़ सीड के लिए जो हम 600 से 800 केजी सीड हमको यूज करना है, तो 1 एकड़ के लिए हमको 500 ml इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, और 150 से 200 लीटर में ये 500 ml इलेक्ट्रॉन्स डाल करके हम इस सीड को इसको डालो, इसमें सेट्स को 20 से 25 मिनट तक डुबो करके रखते हैं। थोड़ा सा डालो, बस हटा लो, डाल दो इसमें, डाल दो बस, चलो हटा दो उसको। मां ये हमने इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दिया, और ये अभी जो सेट्स है इसको 20 से 25 मिनट तक हम सेट्स को डुबो करके रखेंगे। अब इससे हमारा फंगस, जो सॉइल बार्न फंगस हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो इनिशियल स्टेज में सेट्स को डैमेज करेंगे, वो सारे ट्रीटमेंट इसको हो गया। तो इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आपको कोई फंगीसाइड अलग से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंसेक्टिसाइड इनिशियल स्टेज में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी देखिए सीड्स, जैसे हमने क्रॉप ले लिया 6 to 8 मंथ तक का, 6 to 8 मंथ लेने के बाद अब सीड्स को कट कैसे करना चाहिए, तो कट करने के लिए भी एक इसमें तरीका है। इसका साइंटिफिक रीज़न एक है, क्योंकि हमने बताया कि जब तक हम सीड्स को फील्ड में डालेंगे तो इसमें ना रूट्स है ना तो लीफ है, तो इसको जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा इनिशियल स्टेज में, तो इसका जो बैक पोर्शन है उससे ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम ये आँख के ऊपर 2 इंच कट करते हैं, आँख के ऊपर 2 इंच कट करेंगे तो नीचे का पोर्शन ऑटोमेटिकली लंबा होगा। तो जब तक ये स्प्राउट नहीं होगा तब तक इसको न्यूट्रिशन नीचे से मिलता रहेगा। और ये आँख के ऊपर 2 इंच कट करने से एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि इसकी जो भी डायमेंसी होती है वो भी ब्रेक हो जाती है, तो उसके वजह से भी जर्मिनेशन फास्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जब सेट को आप कट करते हैं, और एक कट करने के समय में ध्यान रखना चाहिए, एक बार जैसे ही आप काटते हैं एक बार में ये सेट्स अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर आप बार बार उस पर काटते रहेंगे तो ये आँख के पास से हम कट
करते हैं तो इसको फट जाने की, जो इसकी स्किन अगर फट गई तो इसके आँख टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे आँख करके, और वो अगर डैमेज हो गए तो जर्मिनेशन में फिर फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और ये ओपन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आँख के आसपास जो एरिया है ये कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए, कवरअप ही रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आप जो भी आप चाकू लेंगे काटने के लिए, या जो भी कोयता लेंगे वो बहुत ही साफ होना चाहिए कि एक बार में हमने काटा तो ये अलग हो जाना चाहिए सेट से, राइट। पहले हमने क्राप को सिलेक्ट किया, क्राप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सीट कटिंग किया, सीट कटिंग के बाद यहाँ भी हम सीट सिलेक्शन करते हैं। सीट सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से दोनों तरफ से देख करके सीट सिलेक्शन करने के बाद फिर ये सिलेक्ट करके हम ला करके इसमें सीट ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ले आओ किस। और ये इस तरह से हम ये ड्रम में डुबो देते हैं और इसको 20 से 25 मिनट तक इसको डाल करके डाल दो इसमें। ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट है जो इसमें 20 से 25 मिनट तक डुबोने के लिए यूज करते हैं। अभी देखिए, हमको सीट ट्रीटमेंट, सीट सिलेक्शन करने के बाद हम सेट्स को 2-3 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट जो सिंगल आई बर्ड्स है डायरेक्ट फील्ड में डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि एक प्रॉपर बेड इस तरह से बना लें। प्रॉपर बेड बना करके कितना सेट्स हमको चाहिए उस हिसाब से हम इस प्रॉपर बेड में ये सेट्स जो सिंगल आई बर्ड्स का है उसको ये ज़मीन पे बेड के ऊपर इस तरह से एक आँख जो है इस तरह से हम डाल देते हैं। थोड़ा सा स्पेस रख करके, हाँ डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा स्पेस रख करके आँख ऊपर करके डालते जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में इसको मिट्टी से कवर अप कर देंगे। आप बगल में देख सकते हैं कि हमने उस सुपर गेन नर्सरी बना रखा है, और ये 15 से 20 दिन का जब होगा तो स्प्राउट हो जाएगा। चूँकि 6 महीने का हमने बोला कि 4 से 5 दिन में जर्मिनेट होने लगता है, तो 15-20 दिन में स्प्राउट होकर के इसके प्लूमल्स भी अच्छे 1-2 पत्ते आ जाएंगे, और इसको हम आसानी से अपरूट करके ले जा करके फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक फ़ायदा हो जाएगा कि हमारा एक तो 15-20 दिन का टाइम बच जाएगा। जब तक हमारा अगर फील्ड प्रिपेयर नहीं है तो 15-20 दिन हम अर्ली यहाँ पर नर्सरी डाल करके 15-20 दिन के अंदर में अपना फील्ड तैयार कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर कोई बाय द चांस, क्योंकि हम बहुत लोग मिल करके इसमें काम करते हैं, बाय द चांस कोई आँख सेट्स जर्मिनेट नहीं हुआ या किसी कारणवश काटने समय कोई डैमेज हो गया है, वो जर्मिनेट नहीं होगा तो हम उसको नहीं तो 100% प्लांट पॉपुलेशन जो हमको मेंटेन करना है हम वो आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप मतलब ये बहुत आसान और सिंपल, बिना कोई खर्च का ये सिस्टम है जो आप नर्सरी बेड तैयार करके प्लांटिंग कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि आप इस तरह से ट्रे ले लें और उसमें ट्रे में कोकोपीट भर करके एक इस छोटा सा टुकड़ा दो जो इस ट्रे के जो होल है उसके अंदर आ सकता हो, इस हिसाब से कट करके और इस ट्रे के अंदर हम डाल देते हैं इसको। और एक ट्रे में इसमें 60 प्लांट्स आते हैं। तो इस ट्रे में फ़ायदा होता है, कोकोपीट होता है, इसमें आपको हर दिन इरिगेट करते रहना पड़ेगा, और जब ये जर्मिनेट हो जाएगा 20 से 25 दिन के बाद तो आप ले जा करके इसको भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तरीका दोनों है, इसमें आपका कोई खर्च नहीं है। आपके छोटा सा एरिया जगह चाहिए आपको नर्सरी ग्रो करने के लिए, इसमें ट्रे के लिए आपको कोकोपीट चाहिए। कोकोपीट्स क्या होता है, मॉइस्चर मेंटेन करता है काफ़ी दिन तक अगर आप, और जर्मिनेशन भी फास्ट होता है, रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है इसमें। यहाँ पे सॉइल में क्या होता है कि आपका जो बेड बनाते हो वो भी एकदम सॉइल सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, तभी उसका रूट इनिशिएट होगा बहुत फास्ट, क्योंकि हम बहुत नज़दीक लगा रहे हैं और अपरूट करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों नर्सरी तैयार करके हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सेट्स को इस तरह से हम अरेंज कर देते हैं। अब इसके बाद इसको कवर अप करते हैं। कवर अप के समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको बहुत हैवी मिट्टी नहीं डालना है इसको ढकने के लिए। आपका केवल सेट्स ढक जाए, मीन्स इसके ऊपर 2 से 3 इंच मिट्टी कवर हो जाना चाहिए। 2 से 3 इंच मिट्टी आप डाल दीजिए, तो ये आपका रूट भी डेवलप हो जाएगा और मिट्टी से बहुत ज़्यादा ना होने से जर्मिनेशन भी बहुत, क्योंकि अगर बहुत डेप्थ में डाल देंगे आप तो जर्मिनेशन भी डिले होगा। तो इस तरह से नर्सरी को हम 2 से 3 इंच मिट्टी से कवर कर देते हैं, और उसके बाद फिर 1-2 दिन तक हम स्प्रिंकलर के थ्रू, या तो आपका जार है तो मीन्स इसका मतलब आप पानी हल्का दीजिए जिससे आपका मिट्टी स्प्रेड नहीं हो जाना चाहिए। और एक बार जब वो मिट्टी सेट हो गया तो आप अच्छे से थोड़ा पानी देते रहिए। और नर्सरी है तो इसके लिए आप हर दिन, एक दिन में सुबह या शाम एक बार जरूर इरिगेट इसको करिए। वहाँ भी हमने आपको दिखाया नर्सरी तैयार करने का तरीका। नर्सरी तैयार होने के बाद इस तरह से देखिए 15 दिन का नर्सरी है, सुपर केन नर्सरी, और इसको 15 दिन हमने कहा कि 20 से 25 दिन के बाद अप्रूव करके आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अभी देखिए हम ये अप्रूव कर रहे हैं और इस तरह से जर्मिनेशन हो गया। ये रूट सिस्टम है।
आप इसको जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन है तो आप ऑलरेडी इरिगेटेड के ऐसा प्लांट्स लगाने के लिए ये है ज़रूरी कि आप जैसे इसको आप ट्रांसप्लांट करोगे उसी दिन इरिगेशन आपका मस्ट है, क्योंकि अगर उस दिन आप इरिगेशन नहीं करोगे कि यहाँ पे रूट्स को शाक लगेगा। तो इसका एक तरीका है, अगर ड्रिप में है तो आप पहले से पानी ड्रिप इरिगेशन चालू कर दो एक दिन पहले, या तो फ्लड में है तो जैसे ही आपने या तो पानी दे करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या तो जैसे ही आप ट्रांसप्लांट के इमीडिएट इसको इरिगेट कर दीजिए। क्योंकि ये नर्सरी अगर अप्रूव करके आप तुरंत इरिगेशन नहीं करेंगे तो ये रूट्स बहुत जल्दी ही शाक लगेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर आपने हमेशा रोज़ नर्सरी में पानी डाल रहे हैं और वहाँ पे जाने के बाद अगर इसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो सूखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपको इरिगेशन पे बहुत खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे वो हमको इरिगेट इमीडिएटली कर देना है। अब नर्सरी डाल करके प्लांटिंग, अभी फार्मर्स जो उनको कहेंगे कि भाई आप नर्सरी डालो प्लांटिंग, तो उनके दिमाग में है कि ऐसा करें ही क्यों, हम डायरेक्ट फील्ड में डालें, ये सब झंझट क्यों करने का, नर्सरी लगाओ। लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप अगर नर्सरी डाल देते हो तो जैसा हमने बताया कि शुगर केन 3 साल का क्रॉप है, अगर आप इनिशियली नंबर सा प्लांट पॉपुलेशन कम हो गया तो ऑटोमेटिक आपको जितने साल आप प्रोडक्शन लेते रहोगे वो प्रोडक्शन कम होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा जितना प्लांट पॉपुलेशन हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको 7,000 डालना है, 6,000 डालना है, 5,000 डालना है, तो जो प्लांट पॉपुलेशन है वो 100% मेंटेन होना ही चाहिए। 5,000 है तो 5,000, 6,000 है तो 6,000, 7,000 है तो 7,000, लेकिन उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप नर्सरी डालो, नर्सरी डाल करके आप ले जाओगे तो जो जर्मिनेट होगा वही आप प्लांटिंग करोगे, तो जितना प्लांट पॉपुलेशन आप मेंटेन कर लोगे। दूसरा फायदा ये हो जाता है क्योंकि आपका अगर ज़मीन तैयार नहीं, किसी कारणवश आपको साधन ट्रैक्टर नहीं मिला या आपकी ज़मीन गीली है, तो आप 20 दिन आपका अर्ली क्रॉप हो जाता है। 20 दिन आप नर्सरी ग्रो करते हो, 20 दिन में आपका लैंड प्रिपरेशन कर लेते हो, उसके बाद आप आसानी से ले जा करके ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हो। तो एक फायदा हो गया, आपको ज़मीन टाइम मिल जाता है। दूसरा हो गया कि आपका 100% प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन हो गया। तीसरा फायदा हो जाए कि जो आप डायरेक्ट सीड प्लांटिंग करोगे और नर्सरी से लेके जाओगे तो वहाँ पर सीड क्वांटिटी भी बहुत कम लगेगा, और ये आप पूरे एरिया में प्लांटिंग करोगे तो मैन पावर थोड़ा उस टाइम में आपको लगेंगे। यहाँ पर तो क्या है, एक अकेला आदमी 500-600 किलो सीड तैयार किया एक दिन में दोपहर तक, और उसके बाद बेड बनाया, उस पर बेड पे ला करके डाल करके इसको कवरअप किया और इरिगेट कर दिया। तो फायदे आपके ये हो गए कि आपको एरिया टाइम मिल गया, आपकी क्वांटिटी भी कम लग गई, और जितने प्लांट पॉपुलेशन चाहिए उतने आपने प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन कर लिए। यहाँ पर सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो चुकी है और ट्रांसप्लांटिंग चालू है। तो हम लोग 1.5 फीट पे एक 1 इंच को डिस्टेंस रख के ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो सीडलिंग को ठीक तरह से एक जगह बना के उसमें पहले बेसल डोज पहले डाल दिया है फरों में, और 1.5 फीट के डिस्टेंस में जो सीडलिंग टू सीडलिंग डिस्टेंस है वो 1.5 फीट है। तो उसमें हम लोग उसको ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अभी आपको ट्रांसप्लांटिंग के पहले हम लोग जो बेसल डोज में फर्टिलाइज़र और उसके साथ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं, क्योंकि हमारा अप्रोच होता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। एक ही चीज़ सिर्फ केमिकल के ऊपर ही नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक के ऊपर भी नहीं जाए। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में केमिकल फर्टिलाइज़र हमने आपको दिखाया कि बेसल डोज में हमने फरों में डाल दिया है। अब चूँकि ऑर्गेनिक में हमारा ये नीम केक है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र कल ही हमने डाला है, तो 1-2 दिन के बाद हमें नीम केक और इसमें हमारा कोपियो है और वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों को मिक्स करके हमने यहाँ पे कवरअप कर रखा है ये बैग से, आप देखिए, और इसके ऊपर थोड़ा पानी डालते रहेंगे। तो जो मेरा कोपी है उसमें बहुत सारे PSP बैक्टीरिया हैं, फंगस है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब इसको जैसे हम वर्मी कंपोस्ट और नीम केक में दोनों ऑर्गेनिक है, इसके साथ मिक्सअप कर दिए हैं और इस पर मॉइस्चर डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो 7-8 दिन में ये काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर इसको हम ले जा करके फरों में डाल देंगे पौधे के पास में। तो हमारा केमिकल हो गया और ये ऑर्गेनिक, दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपका स्वाद केमिकल का रिस्पांस तभी मिलेगा जब आपके साथ साथ ऑर्गेनिक होगा, तभी सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर आपका इंप्रूव होगा और होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी रहेगी। तो जब भी आप, और ये 2-3 साल का क्रॉप है, आपको 3 साल तक लेना है, तो ये इसके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसी के साथ साथ ये हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमने केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ नहीं डालना चाहिए। फार्मर्स को लगता है कि एक ही बार में सब डाल दो, सब खत्म हो जाए, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं। आपको परेशानी ये क्या है कि वैसे भी शुगर केन कहा जाता है कि सबसे आलसी क्रॉप है। शुरुआत में आपका 70% वर्क एक ही दिन होता है,
तो इसमें हमको थोड़ा डिवाइड करना है कि भाई कौन सी चीज़ें कब करनी है। तो केमिकल फर्टिलाइजर आप ये मत सोचिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, ये भी तो केमिकल ही है, साथ में डाल दे क्या होता है, लेकिन नहीं, उसके साथ अगर डाल दोगे तो बहुत ऐसे कम्बिनेशन बन जाएंगे जो बहुत सारे न ज़मीन को एब्जॉर्ब होंगे, आपके ज़मीन में वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, प्लांट्स को भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए ये आप केमिकल के बाद हमने कहा कि ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। ट्रांसप्लांटिंग के 1 हफ्ते के बाद हमें अपना जो भी ऑर्गेनिक कोपियो, नीम केक और वर्मी कंपोस्ट से मिक्स करके डालेंगे। उसके बाद ये जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हम उसको नेक्स्ट वीक में ड्रिप के थ्रू फर्टिगेट करेंगे। तो ड्रिप के थ्रू करेंगे तो ड्रिपर के थ्रू सारे प्लांट्स के पास है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्लोली पहुंच जाएंगे और उसके साथ कोई कम्बिनेशन भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे।